हेलो, देखते हैं आगे। और मैंने सोचा है ना कि हर 15-20 क्वेश्चन से पहले या बाद में ना उसकी छोटी सी रिवीजन किया जाए ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ सके और याद रहे। मेनली हमारा काम क्या है? चीज़ों को याद रखना। तो देखते हैं। और ये ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। जैसे पहले हम लोग देख देते हैं जनरेटेड ईएमएफ। एमसीक्यू चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 15 या 20 क्वेश्चन के पास एक छोटा सा प्रैक्टिस चलेगा, रिवीजन चलेगा थ्योरी का। ठीक है ना? वही थ्योरी का रिवीजन चलेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ई जी बराबर जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा? यानी पी जेड फाइव अपन 60 है। यानी पी जेड फाइव अपन 60 है। ये जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला होता है। और यही जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला यदि लैप वाइंडिंग में पूछ रहे हैं, लैप वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है, पी होता है, सॉरी, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। तो ए की जगह पी रखेंगे और इस दोनों को कट जाएगा। तब जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा? एन जेड फाइव अपन 60 ए। 60 ए के जगह पी रख के तो कट गई, 60 हो जाएगी। ये किसके कंडीशन में? लैप वाइंडिंग। किसके कंडीशन में? लैप वाइंडिंग। अब देखते हैं वेव वाइंडिंग। ठीक है ना? अब क्या देखते हैं? वेव वाइंडिंग। अब यही जनरेटेड ईएमएफ वेव वाइंडिंग के लिए पूछा ना। वेव वाइंडिंग में ए बराबर क्या होती है? 2 होती है। ए बराबर 2 होती है हमेशा। तो एक जगह अपन क्या करेंगे? 2 रखेंगे। एक जगह 2 रखेंगे तो रखो, एक जगह 2 रखेंगे तो ई जी बराबर क्या हो जाएगी? एन पी जेड फाइव अपन 60 ए। एक जगह 2 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है? ये हो गई वेव वाइंडिंग के कंडीशन में फार्मूला। लैप वाइंडिंग, ये क्या है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में किस लिए यूज करते हैं? हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। किसके लिए? हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। वेव वाइंडिंग के लिए वेव वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं? हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए। लैप वाइंडिंग में ना इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है। किसका? लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्वलाइजर। और वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल। वेव वाइंडिंग में क्या यूज किया जाता है? डमी कॉइल। डमी कॉइल किस लिए? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। किसके लिए? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। ये रहा जनरेटेड ईएमएफ से रिलेटेड और लैप और वेव वाइंडिंग का। अब देखते हैं कम्यूटेटर। ठीक ना? अब क्या देखेंगे अपन? कम्यूटेटर। ठीक ना? कम्यूटेटर देखते हैं। कम्यूटेटर ये किस चीज का बना रहता है? कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर से। हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनी रहती है कम्यूटेटर। अगर जो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में देखें, डीसी जनरेटर देखना, कम्यूटेटर को अगर डीसी जनरेटर में देखें ना तो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में यूज क्या होता है ये देखना है। डीसी जनरेटर में ना एसी टू डीसी में बदलता है कम्यूटेटर। और एसी टू डीसी कौन भी बदलता है? रेक्टिफायर भी हमारा यही करता है, एसी टू डीसी बदलता है। तो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में एसी टू डीसी बदलता है या डीसी जनरेटर एज ए रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। यदि ये डीसी मोटर के केस में देखें, कम्यूटेटर डीसी मोटर के केस में देखें तो देखो, डीसी मोटर के केस में क्या हो जाएगा? डीसी टू एसी बदलता है। और डीसी टू एसी क्या बदलता है? इन्वर्टर क्या कहता है? डीसी टू एसी बदलता है। तो डीसी मोटर के केस में कम्यूटेटर एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ठीक है ना? एज ए इन्वर्टर क्या करेगा? वर्क करेगा। और आगे देखते हैं। हमेशा 15-20 एमसीक्यू से के बाद या पहले ए शुरू होगा एक रिवीजन। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं इंटरपोल। एक वर्ड आती है इंटरपोल। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिंग पोल। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिंग पोल। या इसी को कहते हैं
कम पोल, इसी को क्या कहते हैं, कम पोल। ये तीनों नाम है, ठीक है ना, एक ही है, इंटरपोल, कम्यूटेटिंग पोल, या क्या बोल सकते हैं, कम पोल। अब देखो ये करता क्या है ना, इम्प्रूवमेंट, किसका इम्प्रूवमेंट करता है, कम्यूटेशन को, इम्प्रूवमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट कम्यूटेशन, इम्प्रूवमेंट कम्यूटेशन, जो कम्यूटेटर पर क्या करता है, कम्यूटेशन, कम्यूटेटिंग लिख दिया मैंने, कम्यूटेशन होगा, बोला सही लिखा दूसरे जैसा। तो कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब के या स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड कराता है। कौन सा, स्पार्कलेस कम्यूटेशन, इसी को बोल सकते हैं बेटर कम्यूटेशन यूज फॉर कंपोल, इंटरपोल या कम्यूटेटिंग पोल, ठीक है। और ये क्या कहता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कहता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को भी क्या कहता है, रिड्यूस करता है, क्या कहता है, रिड्यूस करता है। क्या, इंटरपोल रिएक्टेंस वोल्टेज को भी क्या कहता है, रिड्यूस करता है। ये रहा इंटरपोल से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे, ठीक ना, अब आगे देखेंगे। अगर ये पूछ ले इंटरपोल, जैसे क्या इंटरपोल ही देख रहे हैं ना अपन, इंटरपोल, इंटरपोल किस अक्ष पर लगाया जाता है, इंटरपोल जो वाइंडिंग करेंगे ना, किस अक्ष पर लगाते हैं, तो क्यू अक्ष पर, क्यू अक्ष पर। अब क्यू अक्ष कहाँ पर होगी, देखो ये हमारा मैग्नेट है, इसको हमने वाइंडिंग कर रखा है, यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, यानी से पोल है और फ्लक्स ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा डी अक्ष है और ये क्या है, क्यू अक्ष है, क्या है, क्यू अक्ष है, ठीक ना, क्यू अक्ष है, ये हमारा डी अक्ष था और ये क्यू अक्ष है। इंटरपोल, ठीक ना, इंटरपोल, इंटरपोल जो होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। इंटरपोल जो होता है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। और एक और आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये क्या होता है, देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी ना, ये भी क्या होता है, सीरीज में जुड़ा रहता है। कौन, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरपोल, क्या, इंटरपोल प्लस कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े रहते हैं। किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े रहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब है इंटरपोल, इंटरपोल क्यू अक्ष पर लगाया जाता है, किसके पर, क्यू अक्ष पर, जबकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग डी अक्ष पर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग डी अक्ष पर लगाते हैं, ठीक है ना। किस पे लगाते हैं, डी अक्ष पर लगाते हैं, इंटरपोल को क्यू अक्ष पर और कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर डी अक्ष पर क्या कहते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। क्यू अक्ष यही है, क्यू अक्ष हमारा यही है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर इंटरपोल वाइंडिंग लग जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्यू अक्ष, और ये क्या है, डी अक्ष, ठीक है ना। तो ये रहा छोटी सी रिवीजन थ्योरी का डेली। अब अगला रिवीजन तब थ्योरी करेंगे एमसीक्यू के पहले, तो ऐसे फिर करेंगे, ठीक है ना। 15-20 एमसीक्यू के बाद ही ऐसे करेंगे। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन भी दे दिया इसने इंटरपोल से रिलेटेड। मैंने इंटरपोल के बारे में इतना कुछ बता दिया है, इंटरपोल के बारे में। तो अगर आप ये थ्योरी कंसेप्ट समझ गए होंगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर फोकस करना, क्योंकि हिंदी में काफ़ी मिस्टेक्स हो गई है, और काफ़ी नहीं, कुछ कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। पोल्स यहाँ
स नहीं बना पाया है। तो देखो इसमें क्या है, इंटरपोल आर यूज्ड इन, इंटरपोल आर यूज्ड इन। तो इंटरपोल के बारे में हमने अभी बताया है, ठीक ना। इस उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं ना, लैप में और वेब में, दोनों में करते हैं। लैप और वेब वाइंडिंग दोनों में करते हैं। जबकि लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है और वेब वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। लैप वाइंडिंग जो होती है हाई करंट के लिए यूज होती है और लो वोल्टेज के लिए, और वेव वाइंडिंग जो होती है ना हाई वोल्टेज के लिए यूज होती है और लो करंट के लिए। ये हमने क्या किया, ऊपर बताया है। देखो ऊपर लिखवाया है कि नहीं, हाँ देखो ये लिखवाया है ना, हाई करंट लो वोल्टेज, कौन सा, वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। तो ये थ्योरी ऐसे चलती रहेगी MCQ 15-20 MCQ के बाद। अब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब है इन ए DC जनरेटर कम्यूटेटर एज ए, देखो DC जनरेटर, अभी ऊपर मैंने क्या बताया DC जनरेटर, फिर बताता हूँ, इससे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर ऊपर का थ्योरी मेन थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, बस क्वेश्चन थोड़ी घुमाएगा। DC जनरेटर में कम्यूटेटर, DC जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है ना, क्या कैसे काम करता है, AC टू DC बदलता है, AC टू DC बदलता है। AC टू DC कौन बदलता है, रेक्टिफायर। तो DC जनरेटर का कम्यूटेटर जो होती है ना, क्या करता है, एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है, एज ए रेक्टिफायर का वर्क करता है, ठीक है। थ्योरी से देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। 4 पोल लैप वाइंडिंग, 4 पोल लैप वाइंडिंग, P बराबर 4, लैप वाइंडिंग दिया, यानी कि A बराबर भी 4 ही होगा, ठीक है ना, A बराबर भी 4 ही होगा। एज फॉलोइंग फ्लक्स 5 बराबर 0.07 और स्पीड बराबर 900, और क्या दिया है, कंडक्टर बराबर 400। अब देखो लैप वाउंड पूछा है ना, लैप वाउंड, अब मैंने क्या बताया, लैप के लिए जनरेटेड EMF NPZ5/60 है। अब लैप के लिए निकालेंगे, लैप के लिए क्या हो जाएगा, देखो N A बराबर P रहता है तो ये दोनों कट जाएगा, NZ5/60 है, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। A और P कट जाएंगे लैप के केस में। अब देखो N कितनी है, 900, और Z कितनी है, 400, और फ्लक्स कितनी है, 0.07 और 60 है। अब काट दो, ठीक है ना, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिरिकी 900, 2 से 20, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 7 गुणे 3 गुणे 20, 20 त्याई 60 7 420, यही होगा ना। 3 7 21 और 21 में 20 का गुणा करो, 420 ही होगा ना। देखो यार एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देखना तो थोड़ी। 60 है ना, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूना 6, 3 तिरिकी 9, ठीक है, 3 तिरिकी 9, और 2 से 20 दूना 40, 600 गुणे 7। एक बार देखना आप, या तो कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग सही है, या तो ऑप्शन में इसने कुछ ये ऑप्शन गलत लिख दिया होगा, या फिर क्वेश्चन में ही कुछ हो सके 0.07 हो, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर देना, फार्मूला यही रहेगा लैप के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आंसर बताइएगा इसका क्या हुआ होगा, ठीक है ना। एक पेज इसमें खाली हो गया, क्वेश्चन तो नहीं खाली हुआ, नहीं 93 94, ठीक है, पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया होगा, कोई ना। द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC मशीन में। तब पहले देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग डी अक्ष पर किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये भी क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा रहता है, और ये क्या होते हैं ना, हमेशा होता क्या है ना, आर्मेचर कंडक्टर से थोड़ी सी कम वाइंडिंग इसकी की जाती है। आर्मेचर तो कंडक्टर होती है ना, उसकी वाइंडिंग से थोड़ी सी कम की जाता है। तो मोर देन ए होगा नहीं, मोर देन ए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, ठीक है। आगे देखते हैं
इन ए डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग। देखो जो मैंने थ्योरी बताया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है मैंने अपने मन से दिया, एक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना, आप गूगल कर लेना, एग्जाम में पूछा ही है, ठीक है ना। एक कम्यूटेटिंग पोल होती है ना, इसे कहते हैं कंपोल। कम्यूटेटिंग पोल को क्या बोलते हैं? कंपोल। इसे क्या को कहते हैं? कंपोल। इसे क्या बोलते हैं? इंटरपोल। इसे क्या कहते हैं? इंटरपोल। थ्योरी ऊपर पढ़ाया है। और एक कहाँ लगा रहता है? कीवर्ड्स पर लगाते हैं, कीवर्ड्स पर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? बेटर कम्यूटेशन के लिए, बेटर कम्यूटेशन के लिए। और सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। तो देखो संट का इसमें कोई रोल नहीं है, संट का कोई रोल नहीं है। सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन ए राइट इज द सी ऑप्शन राइट है। देखो थ्योरी का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना, ये चीज़ें समझ आ रही होगी। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंट एडेड इन द फील्ड ऑफ डीसी शंट जनरेटर विल, क्या होगी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन फील्ड ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब देखो जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डीसी शंट जनरेटर में जोड़ेंगे ना, तो आर बढ़ेगा तो क्या होगा? आई एस, शंट करंट कम होगा, शंट करंट कम होगा ना। शंट करंट प्रोपोर्शनल तो होती है शंट फ्लक्स के, और ये क्या होती है? जनरेटेड ईएमएफ के, और ये क्या होती है? वोल्टेज की इक्वल होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें कम होगी और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिक्रीज, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। एन ई एम एफ इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग। जो वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग में ना जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, कैसे होगा? इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ना, कब होगा? जब डीसी जनरेट का आर्मेचर रोटेट्स, तब डीसी जनरेटर का आर्मेचर रोटेट्स करेगा तब। लेकिन ये होगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर होगा। और ये फैराडे लॉ के अनुसार ही काम करता है, ठीक ना। अब देखते हैं द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इज ईएमएफ जनरेटेड आर ईएमएफ। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ना किस पार्ट को एक्टिव रीजन के रूप में जाना जाता है? किस पार्ट को एक्टिव रीजन के रूप में जाना जाता है? तो यही होगा, एक कॉइल साइड है, कॉइल साइड के बीच को क्या कहते हैं? ईएमएफ, यानी कि एक्टिव पार्ट के रूप में क्या कहता है? जानते हैं। तो कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, एक कॉइल स्लॉट के ना इनसाइड, इसी को ईएमएफ के रूप में जानते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर ईएमएफ इन डीसी मोटर ट्रायंगुलर होती है। क्या होती है? डीसी मशीन में ईएमएफ का जो वर्क कर्व होता है क्या होता है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है ना। सी इज द राइट ऑप्शन। द एक्साइटिंग कॉइल ऑफ एनी डीसी मशीन और वाइंडिंग, द एक्साइटिंग कॉइल, द एक्साइटिंग कॉइल होती है ना, देखो एक्साइटिंग, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। देखो सेपरेटली में जब हम कॉइल करते हैं, जब हम एक्साइटिंग कॉइल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। ये पोल हो गया, ठीक है ना, ये वाइंडिंग कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये वाइंडिंग कर दिया। तो एक कॉइल जो एक्साइटिंग किस पे कर रहे हैं? पोल के चारों तरफ ना। तो यही क्वेश्चन तो पूछा है। सी इज द राइट ऑप्शन। एक्साइटिंग कॉइल, एक्साइटिंग कॉइल है जिसे फील्ड कॉइल हम लोग बोलना है। डीसी मशीन में कहाँ पर लपेटा जाता है? अराउंड तो पोल पे, ठीक है ना। ये हो गई। अगला देखते हैं द कम्यूटेटर ऑफ, द कम्यूटेटर ऑफ, कम्यूटेटर का सुन के क्या आएगा? सीधे याद रखो कम्यूटेटर को हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनता है। और क्या याद रखोगे बताओ? कम्यूटेटर देखो किससे बना रहता है? और ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है। अगर जो डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर,
तो ये क्या करता है बताओ, AC टू DC में बदलता है, यानी कि रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है। और मोटर के DC मोटर के बात किया जाए, DC टू AC में बदलता है, एज ए इन्वर्टर वर्क करता है, ठीक है ना। अगर जो यही क्या हो बताओ कि कम्यूटेटर का नेचर कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर नेचर का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट। कम्यूटेटर में इतना तो माइंड में छाप ही लो, और धीरे धीरे MCQ आएगा। या अगला जब मतलब कि 15-20 क्वेश्चन के बाद जो थ्योरी शुरू करेंगे इसके आगे बताएंगे, ठीक है, इसके आगे बताएंगे। और बताओ 102 क्वेश्चन, अंडर कम्यूटेटिंग गिव्स राइज टू, अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू, अंडर कम्यूटेशन का कारण क्या है, बढ़ने का कारण क्या है। तो स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, इसके कारण क्या होता है, अंडर कम्यूटेशन होता है। ट्रेलिंग एज के कारण ही अंडर कम्यूटेशन होता है, ठीक है ना। इसको याद करो इस वर्ड को। अगला क्वेश्चन कहते हैं, फॉर ए DC जनरेटर इफ द ब्रश आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन मतलब DC जनरेटर में यदि ब्रशेस को स्मॉल अमाउंट में फॉरवर्ड शिफ्ट किया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना। तो सी इज द राइट ऑप्शन, अब देखते हैं, फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग जनरेटेड EMF वोल्टेज बोथ कॉइल साइड जो होते हैं ना एग्जैक्टली फेज में हो गए। जो फुल पिच वाइंडिंग होती है ना, फुल पिच वाइंडिंग के लिए जनरेटेड EMF होगा, क्या होगा बताओ, एग्जैक्टली इन फेज में होगा, ठीक है ना। फुल पिच वाइंडिंग जब 180 डिग्री होगा ना उसे फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। अगर 180 डिग्री से कम होगा तो उसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब कोडिंग एंगल होता है ना, इसमें आता है कोडिंग एंगल जो होता है ना 180 डिग्री से कितना कम है, 180 डिग्री से कितना कम है उसी को क्या कहते हैं, कोडिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। Which of the following quantity maintain the same direction whether DC machine runs as a generator or as a motor? जनरेटर या मोटर की बात करें ना तो DC मशीन जो होती है ना इसे 2 रूप में डिवाइड किया गया है, DC जनरेटर और DC मोटर, ठीक है ना। यही कह रहा है DC मशीन रन ए जनरेटर या रन एज ए मोटर। तो किस चीज को दिशा एक समान कायम करती है, इंड्यूस EMF के कारण, इंड्यूस EMF, ठीक है ना, इंड्यूस EMF के वजह से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिलक्टेंस टार्क इन रोटेटिंग मशीन्स इन प्रेजेंट, बताओ रिलक्टेंस टार्क क्या है, अवेलेबल है रोटेटिंग मशीन इन द प्रेजेंट, बताओ। ऑप्शन हो जाएगा डी, रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग EMF वर्सेज, ठीक है ना। रिलक्टेंस सीन बाय वर्किंग EMF वेरी कर रहा है ना, तो रिलक्टेंस सीन यही देखता है, क्या देखता है, जब रोटेटिंग मशीन प्रेजेंट होती है कब, जब रिलक्टेंस सीन बाय वर्किंग EMF वेरीज, ठीक है ना। MMF मतलब क्या होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। अब द वेरिएबल लॉस इन द DC मशीन, द वेरिएबल लॉस इन द DC शंट मशीन इज, वेरिएबल लॉस जो होती है ना, वेरिएबल लॉस वाइंडिंग में होने वाले I² और लॉस होती है,
तो आई मतलब करंट है, तो करंट खोज लो। आर्मेचर कॉपर लॉस, इसमें क्या हो गए, करंट प्रवाहित हो गई, कॉपर अच्छा कंडक्टिविटी है, ठीक ना। कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टर से किसके द्वारा जुड़ा, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा जुड़ा रहता है। कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टर से किसके द्वारा रहता है, होता है, कॉपर लक्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा रहता है आर्मेचर खंड, कॉपर लक्स के द्वारा। यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होती है बताओ। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होती है, मेक द स्टीफर। फ्रैक्शनल वाइंडिंग देखो ये उसे ढीठ बनाता है, मजबूत बनाता है। रिजल्ट इन रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, और क्या करता है, रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस को क्या करता है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग कम करता है। और क्या करता है, एक्सियल लेंथ ऑफ मशीन की लंबाई को भी क्या करता है, कम करता है। ऑल ऑफ द एबव, कौन सा, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। अब क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेंटेन द सेम डायरेक्शन वेदर डीसी मशीन रन एज जनरेटर या मोटर। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। और फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी देखेंगे। जो थ्योरी देख लिया ना उससे अलग देखेंगे, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ क्या हो, थ्योरी का कंसेप्ट भी मिलता रहे और चीज़ों को क्या हो, याद रहे। तो अब देखेंगे ना, फिर क्या करेंगे हम, अपन MCQ शुरू करेंगे, MCQ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज MCQ शुरू करेंगे, ठीक है।